Hello students, in the last lecture I explained you the second part of chapter 15. Now, today we are completing the chapter. Economic development. Students, we had completed with the limitations of market mechanism system. Now today we are studying the second system, that is socialist system. Market mechanism मैंने समझा दिया था आपको. Now today we are learning the socialist system. अब students, socialist system जो है ना, it is completely reverse of market mechanism. मार्केट मैकेनिज्म में क्या था कि हर एक प्रोड्यूसर या हर एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्राइस खुद फिक्स करता था, राइट? जैसे मैंने आपको बताया यूएसए में मार्केट मैकेनिज्म है, मतलब यूएसए में गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं करती किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में, किसी भी रिटेल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, कि उनको कितने भाव में बेचा जाए, कितनी क्वालिटी उसमें रखी जाए, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना ना सोचना, ये गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता मार्केट मैकेनिज्म में, ठीक है? सोशलिस्ट सिस्टम में टोटली ऑपोजिट है. एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट. स्टेट मतलब गवर्नमेंट. यहां पे द वर्ड स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. Everything is under the control of the government. It is the duty of the state to think of public welfare, duty of the state to run public factories, duty of the state to run all the shops and business. अब आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे में सपोज मान लीजिए अपने रशिया है, तो रशिया में ये सिस्टम होता था सोशलिस्ट सिस्टम. आज भी रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है. काफी सारी चीजें रशिया में लोगों को बिजनेस करने में बैंड है. बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो रशिया में प्राइवेट हो ही नहीं सकते. दे आर बैंड बाय द गवर्नमेंट. सिर्फ गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रीज को चलाती है. ऐसा नहीं है कि उन इंडस्ट्रीज में स्मगलिंग होता है या ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा मतलब पुअर है, ऐसा नहीं है. लेकिन वहां की गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है कि जिससे लोगों के बीच में कंप्लीट इक्वेलिटी हो. कंप्लीट इक्वेलिटी. कंप्लीट इक्वेलिटी किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए, बी अटेंटिव इन दिस. कंप्लीट इक्वेलिटी का मतलब है, सपोज मान लो आज सारे स्कूल्स रशिया के पब्लिक स्कूल्स है, कंपल्सरी. सारे स्कूल सरकारी स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं. सारे टीचर्स का पे स्केल, भाई किसी का एक ईयर का एक्सपीरियंस हो तो जितने भी पूरे रशिया में टीचर्स है उन सबका 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले टीचर्स का पे स्केल फिक्स. अब इससे होगा क्या? कोई भी टीचर जॉब चेंज करेगा ही नहीं. अब ये एक तरह से देखें तो एडवांटेजेस है. एडवांटेजेस किस तरह से कि स्टूडेंट्स को बार बार नए टीचर्स के साथ एडजस्ट नहीं होना पड़ता है. लेकिन एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है कि सपोज अगर कोई टीचर अच्छा ना हो तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. आज गवर्नमेंट कौन सा आके टीचर्स को समझाने वाली है? टीचर का जॉब फिक्स हो गया. टीचर अगर अच्छा काम नहीं भी करता है तो भी स्टूडेंट्स को उसको झेलना ही पड़ेगा पूरे साल. स्टूडेंट्स कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे. किसको कंप्लेन करेंगे? प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल इज ऑल्सो द पेड सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट. प्रिंसिपल की कौन सी अपनी स्कूल है? So, this type of system requires a strict supervision by the government, जो to some extent possible शायद ना भी हो. हर एक चीज में गवर्नमेंट सुपरविजन इस सिस्टम में होगा तो ही ये सिस्टम वर्क कर सकता है. लेकिन आप ही सोचिए, क्या गवर्नमेंट हर बिजनेस को, हर एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर सकती है?
क्या इसमें करप्शन नहीं होगा? आज सपोज चलिए एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, चलो हर एक बिजनेस में एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट का आ गया जो बाकी सब पे सुपरविजन करे। लेकिन सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग उसी एम्प्लॉय को ब्राइब करे, तो उसी एम्प्लॉय को पैसे दे दे तो कि भाई तू चुप करके बैठ, हम जैसा चला रहे वैसा चलने दे, फिर तो उस केस में फिर वहां के बच्चों का क्या? उस केस में फिर वहां के टीचर्स अगर क्वालिटी एजुकेशन ना दे तो बच्चे क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सरकार का आदमी जो स्कूल में बैठा है वही मिला हुआ है स्कूल वालों के साथ, तो भगवान मालिक है। सो सोशलिस्ट सिस्टम इज गुड, ऐसा नहीं है कि ये बैड है। एंड जब ये सिस्टम रशिया ने चालू किया था स्टूडेंट्स, रशिया से विद इन 5 to 6 years, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 5 to 6 years में वहां के पावर्टी लोग जो थे बिलो पावर्टी लाइन, मतलब जो एक्सट्रीम पावर्टी वाले, वो सब अबव पावर्टी लाइन आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिस्टम में गवर्नमेंट की सारी फैक्ट्रीज होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? मशीनरी को कम इंपॉर्टेंस देती है, वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, लेबरर्स को हायर करते जाते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो जाता है, मतलब हर एक इंसान के पास काम ही काम है। मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है? जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, और जो एफिशिएंट नहीं होता उसको काम ही नहीं मिलता। मार्केट मैकेनिज्म का ये प्रॉब्लम है। और मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता था कि अगर ओनर कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसको ज्यादा क्वालिटी डालनी है, वो मशीनरी ज्यादा लेगा, लेबरर्स कम हायर करेगा, तो एक तरफ इंडस्ट्रीज रिच टू रिचर बनती जाएगी और वर्कर्स पुअर से पुअरर बनते जाएंगे। सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट सिस्टम में फैक्ट्री को फायदा हो या ना हो, वर्कर्स को अपनी सैलरी कंप्लीट मिलनी चाहिए, वर्कर को निकाला नहीं जा सकता। तो सोशलिस्ट सिस्टम इज गुड इन दैट सेंस। नाउ इफ वी थिंक द अदर वे, तो अदर वे अगर हम सोचेंगे तो सोशलिस्ट सिस्टम इज बैड फॉर पीपल हु वांट टू डू बिजनेस, क्योंकि उनके बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। इंसान अपनी तरह से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की प्राइस नक्की नहीं कर सकता। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिस्टम विच helps the poor people but is against the middle class and the rich class. आज किसी को अगर पुअर से मिडिल क्लास में आना हो तो उसके लिए ये सिस्टम सही है, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास का है उसको रिच बनना हो, उसके लिए इस सिस्टम में कोई स्कोप नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टडी द फीचर्स। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। I have explained to you the system. अगर नहीं समझ में आया हो स्टूडेंट्स तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेके अब तक का पार्ट सुन लेना। If you have not understood, please take it to the beginning and listen again. Okay? Socialist system. It originated because of limitations and failures of market mechanism. Students, I am reading on page number 125. 125 पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का। कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना, इसमें रशिया एंड चाइना हैव अचीव्ड प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। Now, second, socialist system is quite opposite to market system. In socialist system, all economic decisions are taken by state. So, opposite to market mechanism, and here state takes all the decisions. All the decisions are owned, state owns all the resources of production, मतलब सारे resources of production they are owned by state. State owns
all the resources of production. तो स्टूडेंट्स हमने जो आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भी स्टेट के हाथ में होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. मतलब गवर्नमेंट की ही पूरी जमीन, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट का ही उसमें पैसा, गवर्नमेंट के ही लेबरर्स और गवर्नमेंट ही खुद एंटरप्रेन्योर. तो इसमें लोग क्या करेंगे? लोग सिर्फ गवर्नमेंट के नीचे जॉब्स करेंगे. नो बिजनेस अलाउड. किसी को आइडिया है बिजनेस करने का, बिजनेस ओपन करेगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेट ओनर तो गवर्नमेंट ही होगी. बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो whole economy is managed by the state. Whole economy, पूरे कंट्री का इकोनॉमी is managed by the state. स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बोलूं, यहां पे द वर्ड स्टेट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट्स. जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनको ये सब काम करने पड़ते हैं. All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution, मतलब एक साल में कितनी गाड़ियां बनेगी, कितने स्कूल बनेंगे, कितनी बसेस बनेगी, कितने रेलवेज चलेंगे, ये हर चीज के डिसीजन, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, हर चीज, हर एक प्रोडक्ट, खिलौने से लेके मशीन्स तक, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट गवर्नमेंट ही फिक्स करती है. और सभी शॉप्स में इक्वल प्राइस. मतलब आप सोचिए, अगर आप खुद वहां पे एक, मान लीजिए आप वहां पे कोई बिजनेस करते हो, चलिए खिलौने बेचने का बिजनेस करते हो, तो आप सोचोगे कि भाई मैं खिलौने थोड़े अच्छे बनाऊं, हाई क्वालिटी के बनाऊं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट आपको फिर प्राइस बढ़ाने को अलाउ नहीं करेगी. तो आप क्या सोचोगे कि यार गवर्नमेंट मेरे को प्राइस ज्यादा रखने नहीं देगी, तो मेरे को अगर कम प्राइस में खिलौने बनाने हैं तो मैं ज्यादा क्वालिटी तो डाल ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वालिटी डालने जाओगे तो प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ेगा ही. तो इन स्पाइट ऑफ कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट आपको वो परमिशन नहीं देगी. क्योंकि बाकी सारे फैक्ट्रीज लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम, इसमें पूरा इकोनॉमी, इसमें स्टेट का पर्पस सिर्फ एक ही है, पब्लिक को सस्ते दाम में प्रोडक्ट देना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो पब्लिक का हर एक सेक्टर अफोर्ड कर सके. ये सिस्टम है. ठीक है. In the socialist system, rather than profit, social welfare is at the center. Social welfare is objective. Profit is secondary. Secondary मतलब सोशल वेलफेयर के बाद अगर कुछ बचता है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्टेट को कभी कभी मिल जाता है, लेकिन प्रॉफिट कमाना यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टूडेंट्स. Production of resources and their prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of production decided by the state governed factories. Farming is also owned by the state. तो इसमें फार्मिंग, फैक्ट्रीज आर ऑल ओन्ड बाय द स्टेट. And state pays all the workers and laborers. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. आइदर यू अंडरलाइन दिस और यू नोट डाउन दिस.
Now we are learning the features of socialist system. So these are already written over here. First is resources are owned by the state. सारे resources चाहे land हो, labor हो, capital हो, entrepreneurship, everything is owned by the state. All the economic decisions related to money matters, सारे decisions state खुद लेता है. Other than profit, social welfare is at the center, and laborers are paid wages in return of work by the state. अब इसके benefits है, because of production according to the requirement of the society, इसमें unimportant और luxurious items are not produced. तो ये benefit students इसके important है. इसके benefits बराबर, सबसे पहला benefit है unimportant and luxurious goods are not produced. जिन गुड्स की वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी दिखाई दे कंट्री में, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते. हाई क्वालिटी कार्स प्रोड्यूस नहीं होती. जिनको घूमना है सब लोग मारुति में या फोर्ड में घूमो, एकदम हाई क्वालिटी कार्स, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब नहीं बनती वहां पे. बराबर है. मतलब जिसको भी कार में लेना है वो मतलब 2 या 3 ब्रांड की गाड़ियों में ही घूम सकते हो, और वो भी सेम रेंज वाली. ठीक है. सेकेंड, एज द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, तो इसमें भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड, क्योंकि सारे डिसीजन स्टेट लेता है और स्टेट पूरा खाता रखता है. भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका वो स्टेट खाता रखता है. तो अगर कोई प्रोडक्ट पूरे साल में कम बिकता है तो नेक्स्ट ईयर उसका प्रोडक्शन भी कम ही करने का. बराबर. तो देयर विल बी नो वेस्टेज. डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड. डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम and poverty. Poverty is also removed quickly. इसमें कंट्री से गरीबी हटाई जा सकती है बहुत तेजी से. And fourth, consumers are not exploited. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का स्टूडेंट्स एक मेन रीजन होता है प्रॉफिट मेकिंग बाय प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने का मेन रीजन यही है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कब किया जाता है, जब कंज्यूमर से लो क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए और उसकी प्राइस ज्यादा मांगी जाए, और इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट. लेकिन यहां पे प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट करना ही नहीं है, तो कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड इन सच कंट्रीज. अब इसके कुछ लिमिटेशंस है. सबसे पहले, एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन. तो मतलब देयर इज नो मोटिवेशन फॉर पीपल एज प्रॉफिट इज नॉट देयर. जैसे मैंने आपको बताया, किसी को मिडिल क्लास से रिच क्लास में बढ़ना हो तो उसके लिए तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं. आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं बड़ा होके अपना बिजनेस खोलूं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आप भले कितने ही इंटेलिजेंट हो जाओ, आपको बिजनेस खोलना अलाउड ही नहीं है, आपको करनी है तो सरकार के नीचे नौकरी ही करनी पड़ेगी. तो उस केस में फिर आपके लिए क्या मोटिवेशन है? देयर इज नो मोटिवेशन. सो दिस इज अ लिमिटेशन. सेकेंड, लैक ऑफ कंपटीशन. बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होता. आज इंडिया में क्या है, लोगों के पास एक फ्रीडम है. जैसे अपने अमेरिका में भी लोगों के पास फ्रीडम है, हर कंपनी की कार्स है, जिसको अपनी औकात के हिसाब से जो खरीदना है खरीदो.
अपनी बजट के हिसाब से, मतलब अपनी औकात के हिसाब से। आज अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो मारुति में घूमेगा, अगर कोई रिच है तो मर्सिडीज में घूमेगा, अगर और ज्यादा रिच है तो उससे बड़ी गाड़ी लेगा। सो यहां पे देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन। आज 2 या 3 कंपनीज है वो सेम रेंज की गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है, तो देयर विल बी नो कंपटीशन इन दिस सिस्टम। सो एवरीवन हैज टू टेक द सेम नंबर ऑफ कार्स, or we can say everyone has to take the same type of car, right? उसके लिए फिर ज्यादा पैसा होने से, आपको ज्यादा प्रॉपर्टी हो, आपके पास ज्यादा वेल्थ हो, तो आप ज्यादा बड़ी गाड़ियां खरीदो, वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे बड़ी गाड़ियां है ही नहीं। आप अपना रिचनेस दिखा भी नहीं सकते ऐसे सिस्टम में, आप ज्यादा रिचनेस दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा रिचनेस किसी के पास होगा ही नहीं। गवर्नमेंट उतने सिस्टम को फ्री करती ही नहीं है। देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। पीपल डू नॉट हैव देयर ओन फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, so there is lack of individual freedom. And fourth, because of complete interference, there is a fear of bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिविल सर्वेंट्स जो है वो इन फैक्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा रोब जमाते हैं, उन फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा अपने कब्जे में लेकर चलते हैं। और कई बार तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वहां पे, मतलब ये सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो है, ये वहां पे पब्लिक का फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं, करप्शन रेट हाई हो जाता है। So I hope you have understood this. You can write it down. ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, so that all the things are with you. Now students, we are coming to the third system, that is mixed economy. अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स? लेट्स रीड. Mixed economy system attempts at removing the limitations of market and socialist system and tries to assimilate the good systems of both. तो इसमें limitations of market mechanism and socialist systems are removed, right? Limitations are removed. The benefits of both systems exist simultaneously. अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले तो आप ये सिस्टम को समझ लीजिए. इसमें क्या होता है, luxurious and non-essential goods are provided by private companies, right? And essential products and basic necessities are provided by state. ठीक है?
अब इसमें देखिए क्या होता है, लग्जूरियस और नॉन एसेंशियल गुड्स जो है, जैसे कि कार है। अब कार स्टूडेंट्स कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ एसेंशियल गुड। जरूरी नहीं है कि जिंदगी जीने के लिए गाड़ी हो, ठीक है। तो इंडिया में ये सिस्टम चलता है। इंडिया में क्या होता है भाई, सपोज अपने कार्स की इंडस्ट्री है तो वो सब प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि कार सिर्फ मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोग खरीदते हैं, पुअर लोगों के लिए तो कार इज अ ड्रीम, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रीज जो है वो सब प्राइवेट है। अब इसमें कार में देखिए मारुति भी है इंडिया में, ऑडी भी है, फोर्ड भी है, हुंडई भी है, सब अलग अलग रेंज की कार्स है, ठीक है। आपको जो परचेज करना हो आप कर सकते हो। आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ऑडी में घूमो। पैसा थोड़ा कम है लेकिन गाड़ी लेने जितना है, मारुति में घूमो, ठीक है। सो इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू चूज, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोल की। अब पेट्रोल जो है वो एक नेसेसिटी है, क्योंकि पेट्रोल टू व्हीलर्स में भी होता है, फोर व्हीलर्स में भी होता है, दोनों में होता है। अब पेट्रोल जो है अगर हम उसका भाव फोर व्हीलर के हिसाब से रखेंगे, टू व्हीलर्स के लिए महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए पेट्रोल का भाव ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट फिक्स करती है, बराबर। गवर्नमेंट एक रेंज दे देती है, फिर सिटी वाइज ये रेंज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेन जो रेंज है प्रोडक्ट का वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है भाई। 75 रुपीज ऑल ओवर इंडिया। फिर हो सकता है किसी सिटी में 77 या 78 रुपीज हो, किसी सिटी में 71 या 72 रुपीज हो, लेकिन अगर 75 का एवरेज है तो हर एक जगह पर इंडिया में 2 या 3 रुपए ज्यादा या 2 या 3 रुपए कम उतने में ही पेट्रोल मिलेगा। और सपोज अहमदाबाद में प्राइस फिक्स हो गई भाई 76 रुपीज, तो अहमदाबाद के हर एक पेट्रोल पंप पे 76 रुपीज में ही पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि अहमदाबाद में आज रिच कम्युनिटी के लोग भी है, पुअर कम्युनिटी। और ऐसा नहीं है कि पुअर लोगों के पास व्हीकल ही नहीं है, पुअर लोगों के पास भी सेकंड हैंड व्हीकल्स होते हैं। स्कूटर है, लूना है, स्कूटी है, ये सेकंड हैंड में भी मिलते हैं। एक्टिवा भी सेकंड हैंड में मिलते हैं। 10-10, 12-12 साल पुराना किसी के पास एक्टिवा पड़ा हो, 5-5, 6-6 हजार में आप किसी पुअर मैन को बेच दो तो वो पुअर मैन बेचारा काम तक जाने के लिए एक्टिवा यूज करेगा, बट ही विल नीड पेट्रोल। तो वो प्राइस अगर गवर्नमेंट की फिक्स्ड होगी तो वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतने में से समझ गए होंगे। अब जैसे रेलवेज है, अब रेलवे की जो ट्रेन होती है स्टूडेंट्स, उसमें आप नॉर्मली रेलवेज के लिए कोई भी वेबसाइट पे आप प्राइसेस देखना, कोई भी जर्नी के लिए। रेलवेज में जो दो तरह के क्लास होते हैं, एक स्लीपर क्लास जो रेगुलर क्लास होता है, और दूसरा होता है अपने एसी कोच, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव एसीज एंड जनरल क्लास। जो दो रेगुलर क्लास होते हैं, मैक्सिमम जो डब्बे होते हैं वो या तो एसी कोच के या तो रेगुलर स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास का जो टिकट का प्राइस होता है स्टूडेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स गवर्नमेंट फिक्स रखती है हर एक ट्रेन में। हर एक ट्रेन में प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है। कौन से क्लास के? स्लीपर क्लास के, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड the prices of the AC coaches are managed by a private company called Eureka Forbes. Yes, ये जो AC कोचेस के अंदर जो इतना ज्यादा क्लीन वाटर होता है, AC कोचेस के अंदर आप देखोगे तो हर एक कोच के अंदर, AC कोचेस में खास करके आप देखोगे तो बेडिंग मिलता है, लॉन्ड्री होके, 2 पिलोज, 2 बेडशीट्स, ब्लैंकेट, ये सब क्लीन होके मिलता है हर एक सीट को। तो उस हिसाब से एसी कोचेस का जो रेट है वो काफी हाई होता है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी फिक्स करती है। ट्रेन पूरी एक ही है,
ट्रेन पूरी एक ही है, लेकिन एसी कोच में ट्रेवल करने वाला पर्सन ही हैज टू पे अराउंड 1000 रुपीज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स। आप अहमदाबाद से बॉम्बे जाओगे, यू हैव टू पे अराउंड 1000 रुपीज इन द एसी कोच, and if you go by the sleeper coach you have to pay only around 400-500 rupees. So that is the difference. अब वो डिफरेंस का इतना ही पर्पज है कि स्लीपर कोच में आपको वो सारे कंफर्ट्स नहीं मिलते जो आपको एसी कोच में मिलते हैं। एसी कोच में जो आपको एकदम किंग टाइप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, वो ऐसा ट्रांसपोर्ट आपको नॉन एसी कोच में नहीं मिलता है। सो दैट इज द डिफरेंस। तो इसमें आप देखने जाओ तो ये लग्जूरियस एंड नॉन एसेंशियल गुड्स, ट्रेन में एसी कोच में ट्रेवल करना हर एक के लिए जरूरी नहीं है। आज किसी के पास पैसे कम हो और उसको बॉम्बे जाना है 400-500 रुपए में, तो वो जा सकता है 500 किलोमीटर 500 रुपए में, मतलब 1 किलोमीटर का 1 रुपया दिया उसने। एसी कोच वाला पर्सन जो है वो 1 किलोमीटर के 2 या 3 रुपए दे रहा है, तो गवर्नमेंट को वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है एसी कोचेस के मेंटेनेंस का, और वो प्राइवेट कंपनीज का चार्ज होता है, वो उसमें से पैसा कमा लेती है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज बाय द स्टेट। तो इसमें इन कंट्रीज लाइक India, France and England, this type of system exists. Correct? So, इसमें it is also called कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसमें एसेंशियल गुड्स आर हैविंग लो टैक्सेस एंड लग्जूरियस गुड्स हैव हाई टैक्सेस। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस होता है इसमें। बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा सब्सिडी रिलैक्सेशन मिलता है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है, लोन्स लोअर इंटरेस्ट पे मिलते हैं। इन द सेम वे अगर सपोज आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई प्राइवेट स्कूल खोलना है, तो उसके लिए लोन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आप कमाने वाले भी ज्यादा हो। प्राइवेट बिजनेसेस को लोन ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें से भी कमाना है, और वो भी कमाने ही वाले हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट है। अब स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि ये तो सबसे बेस्ट सिस्टम है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस सिस्टम के भी कुछ डीमेरिट्स है, दे आर गिवन ऑन द लास्ट पेज। जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आज कौन सा पर्सन कब रिच होता है, कब पुअर होता है, पता नहीं चलता। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें रिच लोग भी पुअर होते जा रहे हैं, लेकिन रिच लोगों की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप समझिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए। अगर कोई पुअर इंसान है, वो रिच बन जाता है, ठीक है, तो वो अपनी आदतें ना बदले ना तो चलता है, वो फिर भी पुअर बन के चले ना, लेकिन उसके पास पैसा बढ़ गया हो तो चलता है। लेकिन अगर कोई रिच इंसान जो लग्जूरियसली जीता हो, उसको आप बोलो कि अब तो तेरे को एक रेंटेड 1 BHK में रहना है, वो नहीं जी पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम डज नॉट सपोर्ट दैट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स। जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और वो तो होते ही है, हर एक कंट्री में मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वो इस तरह के सिस्टम में उसका लीस्ट सपोर्ट होता है। फ्लक्चुएशंस को लोग हैंडल नहीं कर पाते।
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, लो रेट ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनमें लो होता है क्योंकि इसमें भी प्राइवेट कंपनीज डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट को ही करना है, सो देयर इज अ लो रेट ग्रोथ. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ mixed economy. They are given on page number 127 at the top. Okay, so just underline that paragraph. No need to write it. You can write down this. ये इसका short है. Now students, we are going for the exercise. अब एक्सरसाइज में से स्टूडेंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं कौन कौन से है. सबसे पहले ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. तो इसमें आंसर 1 है, डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. क्वेश्चन 1 का आंसर 1 ये लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर, आई विल टेल यू, पेज नंबर 121. ठीक है, इसमें से आपको एनी 5 फीचर्स लिखने हैं. ये जो है फीचर्स, लेस पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ड्यूअल इकोनॉमी, इनमें से आप कोई भी 5 फीचर्स लिख सकते हो. टोटल 9 है. फिर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, ये कहां पर दिया हुआ है, ये रहा. बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, इसमें 123 पेज पे, पेज 123 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें ये अनलिमिटेड बॉन्ड्स दिया हुआ है. ठीक है, इसमें से आपको मेक अबाउट 3 to 4 पॉइंट्स, इसमें से 3 से 4 पॉइंट आपको बनाने हैं. फिर थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म. This is already given on page number 125. ठीक है, इसमें 5 है, you have to write all of them. फिर फोर्थ है डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन मिक्स्ड इकोनॉमी. ये दिया हुआ है पेज नंबर 126 पे. इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का पैराग्राफ है, उसमें पैराग्राफ 1 to 4, इसमें से मेक 6 to 8 पॉइंट्स. ठीक है, या फिर काम कीजिए, मेक इट 10 पॉइंट्स, 8 to 10 पॉइंट्स. पैराग्राफ नंबर 1 से लेके, यानी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग, वहां से लेके ये इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां तक ये जो पार्ट है 4 पैराग्राफ्स है मिक्स्ड इकोनॉमी के, उसमें से 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग फर्दर. Answer the following questions as per requirement. Question 2, answer 1. Land as a factor of production. तो इसमें ये factors of production दिया हुआ है, पेज नंबर
123 पे, पेज 123 पे ये पॉइंट नंबर 1 दिया है लैंड। इसमें से आपको 2 to 4 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, खुद से लिख सकते हो। आंसर 2। फिर लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 126। आंसर 3, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये डिफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 120। इसमें पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपको लिखने हैं पेज नंबर 120 पे। आंसर 4, राइट अ नोट ऑन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो ये आपको लिखना है पेज नंबर 122 पे ये पॉइंट नंबर 1 दिया है प्राइमरी सेक्टर का। इसमें से यू हैव टू मेक 2 to 4 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 मार्कर में पूछेंगे। एंड आंसर 5 है डिस्टिंग्विश इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये भी उसी पेज पर दिया हुआ है, पेज नंबर 122 पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो प्लीज नोट डाउन दिस। फिर क्वेश्चन 3 है व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आंसर इधर दिया हुआ है पेज नंबर 120 पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हेडिंग दिया है एंड इन दिस हेडिंग इसमें सेकेंड पैराग्राफ से लेके लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल से दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां तक। ये फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज, ये जो दिया हुआ है ये लाइन से लेकर दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो 4 पॉइंट्स है वहां तक। Now answer 2, what are the factors of production, name them। तो ये दिया हुआ है पेज नंबर 123। इसमें खाली नेम्स ही लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो आप खाली नेम लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। उसका ऊपर का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू राइट द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ऑलरेडी आगे आ गया। तो ये पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर आंसर 4 है विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन फॉलोड बाय इंडिया। इसका आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, इट हैज बीन फॉलोड बाय इंडिया, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां पे पेज नंबर 124 पे फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट है एमसीक्यूज। तो इकोनॉमी
इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री? तो ये क्वेश्चन 4 में आंसर 1 है, इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री? इट इज सी, राइट, डेवलपिंग. एंड आंसर 2, according to World Bank 24, what is the minimum per capita income to be called a developing country? तो ये $735, यानी अगेन सी. फिर which system is free economy? That is market system. So again C. And cattle rearing is included in which sector? So it is included in the primary sector. Answer 4 is B. Correct? So with this, students, we are at the end of this lecture. See you in the next lecture. Goodbye, students.